खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ हो रही है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला मामले में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की जा रही है। एनसी सदर को श्रीनगर में ईडी के राजबाग दफ्तर तलब किया गया है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने फारूक अब्दुल्ला को ईडी दफ्तर तलब करने को सियासी इंतकाम करार दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, गुपकार डिक्लेरेशन के लिए आवामी इत्तेहाद के कयाम के बाद ही ये कार्रवाई की जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए अपने तासुरात जाहिर किए हैं। वहीं इस मामले में फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ के बाद अब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा है कि मरकजी सरकार की यह हरकत इस बात को जाहिर करती है कि वो मेन स्ट्रीट सियासी जमातों के मुत्तहिद होने से खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि सियासी इंतकाम और इस तरह की हरकतों से हमारे अज़्म में कोई कमी नहीं होगी। चलिए ताजा अपडेट हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे परवेज से, जो इस वक्त हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हुए हैं। परवेज, जम्मू कश्मीर से पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं और अब महबूबा मुफ्ती ने भी इस तफ्तीश को सियासी इंतकाम करार दिया है। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ईडी की क्वेश्चनिंग है फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर क्रिकेट स्कैम के हवाले से, वो अभी भी जारी है। यहाँ पे पिछले तकरीबन 2.5 घंटे से ऊपर हो गए हैं, 3 घंटे हो गए हैं। 11:15 से ये क्वेश्चनिंग जो है वो अभी भी चल रही है। दरअसल ये क्वेश्चनिंग जो 2011 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जो फारूक अब्दुल्ला हैं, वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के उस टाइम सदर भी थे। तो उस टाइम मरकजी सरकार की तरफ से 113 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया गया था जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को, यहाँ पे क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए और क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। ताहम फिर बाद में ये पाया गया है कि तकरीबन 46.7 करोड़ जो है उसमें घपला हुआ है, जिसकी जांच फिर सीबीआई ने अपने हाथों में ली और सीबीआई उसकी जांच कर रही थी। फिर सीबीआई ने जो है 2018 में उन्होंने चार्जशीट पेश किया और चार्जशीट में उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जेकेसीए के जो उस टाइम के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम उसमें घोटाले में सामने आया है। तो उसके बाद जो जांच है वो ईडी को सौंप दी गई है। तो कई समनों के बाद ये पहली बार नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला के साथ इस सिलसिले में जो है पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी एक बार फारूक अब्दुल्ला से इस बारे में पूछताछ हुई। परवेज, क्या जो लोग और इसमें मुलव्विस हैं, क्या उन लोगों को भी ईडी ने समन किया है? आज की डेट में अगर देखें तो आज जो बाकी जो इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ पहली कार्रवाइयां हुई हैं, जिसमें एक नाम एहसान मिर्जा का भी आता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया गया है पहली बार। लेकिन इस बार जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ही समन भेजा गया था, क्योंकि इससे पहले भी इनको कहा गया था कि कुछ तफसीलात जो हैं वो इनको ईडी को चाहिए हैं और वो तफसीलात ईडी को फराहम करें। ताहम वो तफसीलात दे नहीं पाए थे। तो इस वजह से उनको 2 दिन पहले ये समन मिली थी और समन के चलते उनको आज यहाँ पे राजबाग ईडी के दफ्तर बुलाया गया और यहाँ लगातार उनसे जो है पूछताछ चल रही है। यहाँ पे ईडी के जो ऑफिशियल्स हैं वो उनसे पूछताछ कर रही है। जो उनका एस्कॉर्ट है वो बाहर खड़ा है। हालांकि बीच में लगा था कि एस्कॉर्ट जब यहाँ से निकलने वाला था तो लगा था कि शायद क्वेश्चनिंग खत्म हो गई है। ताहम फारूक अब्दुल्ला बाहर नहीं निकले और अभी भी जो है क्वेश्चनिंग वो लगातार चल रही है। यहाँ पे मैं जो बता रहा था आपको कि जो ये स्कैम है वो 113 करोड़ रुपए का स्कैम है ये, जिसमें 46.7 करोड़ जो है वो एम्बेजमेंट पाया गया है, घोटाला पाया गया है। तो इसके चलते जो लोग हैं यहाँ पे वो काफी डिमांड कर रहे थे कि इसमें एक प्रोब होना चाहिए, चाहे सीबीआई करे या ईडी करे, तो इसमें प्रोब होना चाहिए और जो मुल्जिमीन है उनको सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इस कार्रवाई की जो टाइमिंग है उस पर सवाल निशान खड़ा कर रही है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यहाँ पे बनाई गई थी आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के और उनको उसको वापस लाने के सिलसिले में तकरीबन 6 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं यहाँ पे मेन पॉलिटिकल पार्टीज वो इकट्ठा होकर उन्होंने एक पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाई थी, जिसके तहत वो जो इस हक के लिए परवेज, एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये तो ट्वीट के जरिए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने रिएक्शन दिया है और उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब ये इस तफ्तीश के हवाले से वो स्टेटमेंट भी देंगे औपचारिक तौर पर। जी, अभी तक जो सामने आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का जो ट्वीट आया है उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि
सियासी इंतकाम है, पॉलिटिकल वेंडेटा है और जो पार्टी है उसका वो पूरी तरह से जवाब देगी। दूसरी ओर उसके सपोर्ट में जो पीडीपी की सदर है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि जो मरकजी सरकार है वो खा गई है, वो डर गई है। जो यहाँ पे जो मुतहद होकर जो पॉलिटिकल पार्टी सामने आ रही है एक एजेंडा को लेके 370 और 35 को वापस लाने के लिए जो मुतहद हो रही है यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी, तो इसकी वजह से जो मरकजी सरकार वो घबरा गई है और ये कार्रवाइयाँ कर रही हैं। ताहम उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि इन कार्रवाइयों से जो है जो उनके अज़ाइम है वो कमजोर नहीं होंगे बल्कि और पुख्ता होंगे और वो जो जदोजहद है वो लगातार जारी रखेंगे। यहाँ पे जो हमारी बीजेपी के साथ बात हुई, बीजेपी के जो तर्जमान है उनका कहना था कि कार्रवाई ये जायज कार्रवाई है और ये क्योंकि बहुत पुराना एक केस था और इसमें कार्रवाई करना जरूरी था और काफी बड़ा स्कैम था ये। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि किसी किस्म का पॉलिटिकल वेंडेटा इसमें हो सकता है, बल्कि उनका ये कहना था कि एक पुराना केस था और उसी केस पे जो है कार्रवाई पहले से ही चल रही थी और आज भी उसी केस पे कार्रवाई हो रही है। तो जम्मू कश्मीर में सभी लीडरों की रिहाई के बाद अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ईडी के द्वारा फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है और कहा है कि ये सियासी इंतकाम है और इस तरह की हरकतों से उनके अज़्म में कोई कमी नहीं आएगी। तो अभी देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। परवेज, तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के एक्टिव मामले 7,72,000 हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 55,722 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसी तरह मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका मामले 75 लाख से तजावुज कर गए हैं। उनमें अब तक 66,63,608 अफराद शिफायाब भी हो चुके हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 579 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना से अब तक 1,14,610 अफराद की मौत हो चुकी है। उधर ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8,59,786 टेस्ट किए गए हैं। अब तक 9,50,83,976 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कोरोना के केसों में बतदरीज कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते में औसतन रोजाना 7,000 केसेस ही दर्ज किए गए हैं, जबकि अक्टूबर के आगाज में रोजाना 10,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे थे। जुनूबी रियासत में रोजाना 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 7 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद 7,65,000 है, जबकि एक्टिव केसों की तादाद 1,09,000 है। मार्च से अब तक कन्नड़ा रियासत में कोरोना से 10,500 अमवात दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुतासरीन के 948 ताज़ा मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,23,059 हो गई है। अब तक कोरोना से 1,275 अफराद की मौत हो गई है। तेलंगाना में 21,091 अफराद जेर इलाज हैं। 2,06,66 अफराद कोरोना को हराकर सेहतयाब हो चुके हैं। महकमा सेहत की मीडिया बुलेटिन के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में 212 और जिला रंगारेड्डी से 98 मामले कोरोना के सामने आए हैं। तकरीबन 7 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में आज से स्कूलों की रौनक लौट आई है। उत्तर प्रदेश में आज से 9वीं से लेकर 12वीं जमात के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र 2 मरहलों में 9वीं से 12वीं जमात तक तालीम होगी। पहली नशिस्त में 9वीं और 10वीं जमात, जबकि दूसरी नशिस्त में 11वीं और 12वीं जमात की क्लासेस होंगी। वहीं यूपी के मुख्तलिफ शहरों में पहली नशिस्त में तलबा ने स्कूल का रुख किया, तो वहीं दूसरी नशिस्त के लिए भी तलबा ने रुख किया। यूपी के 4 शहरों की हम मुख्तलिफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ और मुरादाबाद की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए तलबा ने स्कूलों का रुख किया। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए तलबा ने स्कूलों का रुख किया।
सामने जब पढ़ाई करते हैं तब थोड़ा अच्छा लगता है, जब टीचर्स हमारे सामने होते हैं तब। ये सर डर तो लग रहा था और हमारे फैमिली मेम्बर्स ने भी मना करा सबने कि ज़्यादा दूर, सबसे दूर रहना है, ज़्यादा किसी के पास नहीं जाना। सर ऑनलाइन क्लासेस में सर बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी प्रिपरेशन। अच्छा लग रहा है स्कूल आके, इतने दिन घर में बैठ के नेटिविटी प्रॉब्लम हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो आज स्कूल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ थोड़ा डर तो लग रहा था, पर आज पूरी सेफ्टी के साथ आए हैं। ये हमारी लाइव क्लासेस होंगी, जो यहाँ चल रही है वो घर बैठे बच्चे भी उसे वहीं पर पढ़ेंगे, जिससे किसी भी तरह का बच्चे अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनको पढ़ने में डिस्टर्बेंस हो रहा है। और इसके लिए टीचर्स ने बहुत अच्छी तैयारी की है, जिससे बच्चों को लगे कि वो स्कूल में आ रहे हैं तो उनका बेनिफिट है। वहीं आज स्कूल खुलने के बाद कानपुर के एक स्कूल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। उत्तर प्रदेश में आज तकरीबन 7 महीने बाद स्कूलों को खोले जाने की इजाज़त दे दी गई है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राएं स्कूल में प्रवेश करेंगे और पढ़ाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं कानपुर के ज्ञानवीर स्कूल में खड़ा हूं। आइए जानते हैं यहाँ पर किस तरह का माहौल है, कितने छात्र आए हैं, लोगों में क्या, छात्राओं में क्या चल रहा है, पढ़ाई हो रही है। आप देख सकते हैं जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो जो स्टूडेंट या टीचर या जो लोग भी मौजूद हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन कर रहे हैं। अगर छात्रों की बात की जाए या छात्राओं की बात की जाए तो अभी जो छात्राएं हैं उनकी तादाद कम है। आप देख सकते हैं मैं एक क्लास में जाना चाहता हूँ, एक क्लास में आ गया हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। छात्राएं यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन तादाद काफ़ी कम है, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था की गई है कि व्यवस्था के अनुसार सम और विषम दोनों रोल नंबर के हिसाब से 50% क्षमता के आधार पर स्टूडेंट को क्लास में आना है, उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन अभी जो तादाद दिखाई पड़ रही है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें एक फ़ैसला ये भी रखा गया है कि जिस तरह से अभिभावक पर यह फैसला छोड़ा गया है कि आखिर वो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और एक सहमति पत्र भी जो है यहाँ पर स्टूडेंट से लिया जा रहा है कि उन्हें स्कूल आना है, उन्हें डर तो नहीं है। किस तरह से हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह की व्यवस्था की गई है और आज क्या तादाद है स्कूल में? शासन के निर्देशानुसार बच्चों को बुलाया गया है, अभिभावकों से सहमति पत्र भी मांगा गया है। सहमति पत्र की अनिवार्यता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अभिभावकों ने अभी कम ही बच्चों को भेजा है। आज उपस्थिति थोड़ी कम है, लेकिन जैसे ये महामारी अब आ रही है नियंत्रण में, लग रहा है कि आगे बच्चों की संख्या बढ़ेगी। विद्यालय में सफाई की व्यवस्था कर ली गई है, सैनिटाइजिंग मशीन आदि सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, थर्मल स्कैनर भी। मेरा नाम सृष्टि है। 7 महीने बाद ये खुला हुआ है स्कूल, कैसा लग रहा है? कि डर लग रहा है कोरोना की वजह से? क्या लग रहा है? ऐसा लगता है जैसे अगल बगल घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लगा रहता है कि जैसे कोरोना हो गया तो खतरा होगा, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। इसलिए हम लोग थोड़ा दूर दूर बैठ रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है बस। तो जिस तरह से आपने देखा कि अभी भी बच्चों के मन में कोरोना को लेकर खौफ है, और शायद इसीलिए ये तादाद स्कूलों में अभी कम दिखाई दे रही है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। 2021 की तैयारियों के लिए वजारत अक़लियती उमूर की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हज कमेटी ऑफ इंडिया के अहदेदारान और सऊदी अरब के तर्जुमान औसाफ सईद वर्चुअल तौर पर शरीक हुए। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज 2021 कोरोना के मद्देनज़र बैनुल अक़वामी गाइडलाइंस पर मुनहसर होगा। हज 2021 जून जुलाई महीने में होना है। ख्याल रहे कि रवां साल सऊदी हुकूमत ने हज के मौके पर कोरोना से बचाव के लिए सख्त इंतजामात किए थे। मास्क, सैनिटाइजेशन और समाजी फासले का खास ख्याल रखा गया था। कोरोना के सबब सऊदी अरब में मुकीम महदूद लोगों को ही हज की इजाजत दी गई थी। (2021) के बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ है। पैंडेमिक पीरियड में और पैंडेमिक की जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए जो पैंडेमिक पोजीशन के मद्देनज़र जो प्रोटोकॉल सऊदी सरकार का होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल होगा, उसको ध्यान में रख कर ही हज 2021 की प्रिपरेशन होगा। लेकिन क्योंकि समय कम है
इसलिए हमने तैयारियां एविएशन के बारे में, एम्बार्केशन पॉइंट के बारे में, हेल्थ के बारे में, क्योंकि जो भी हज पिलग्रिम सऊदी अरब में हज के लिए जाएगा, कोविड टेस्ट की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कोविड टेस्ट की व्यवस्था, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, स्पेशल जो है वो जो एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन के साथ साथ वहाँ पर किसी आपात स्थिति में जो है वो वहाँ पर उनके आइसोलेशन की व्यवस्था, और उसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें एक बार डिस्कस हुई हैं। और जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ऑफिसर्स हैं, हज कमेटी के हैं, उसके अलावा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, हेल्थ है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, और एम्बेसी है हमारी जो सऊदी अरब की है, और काउंसलेट है, वो सारे लोग मिल करके इस दिशा में आगे बढ़े। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बंगलुरु तशद्दुद के मामले में UAPA कानून को बड़े पैमाने पर नाफिज किए जाने की वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने मजम्मत की है। बंगलुरु के दौरे पर आए कासिम रसूल इलियास ने कहा कि दहशतगर्दी को रोकने के लिए UAPA कानून लाया गया था। इस कानून में कांग्रेस और BJP हुकूमतों के दौरान तरमीमियात किए गए हैं और अब इस कानून का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 11 अगस्त को बंगलुरु में पेश आए तशद्दुद के बाद 400 से ज्यादा नौजवानों की गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। उनमें 250 से ज्यादा नौजवानों के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि UAPA एक ड्रैकोनियन कानून है और वो बनाया गया था टेररिज्म के रोकने के लिए। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट हुए हैं UAPA के अंदर, चाहे वो कांग्रेस के ज़माने में बम्बई के वाक़े के बाद अमेंडमेंट हुए हों, या अभी जो अमेंडमेंट हुए हैं, कि पहले वो अप्लाई होता था तंजीमों पर, कि कोई तंजीम को आप कह सकते थे कि ये टेररिस्ट तंजीम है या टेररिज्म को वो करती है, तो आप उसको बैन कर देते थे। अब इस कानून को में ये अख्तियार हासिल हो गया गवर्नमेंट को कि वो किसी इंडिविजुअल पर भी ये मुकदमा कायम कर सकती है। तो ये जो ड्रैकोनियन लॉ था, वो ड्रैकोनियन लॉ ने और उसको सख्त कर दिया गया और उसकी जो एप्लीकेशन को जनरलाइज कर दिया गया कि हर कस और नाकस के ऊपर UAPA अप्लाई किया जा रहा है। ये गलत है, इसको हम कंडेम करते हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। UAPA बहुत ही एग्जाम्पलरी मामलात में, बहुत ही यानी गैर मामूली हालात में ही अप्लाई करने का कानून है। वो हर कस और नाकस में नाफिज करने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा कानून, मुल्क का कानून तकरीबन ख़त्म हो गया है, अब UAPA से हम कंट्रोल करेंगे। दिल्ली NCR में फिजाई आलूदगी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। इस हवाले से दिल्ली हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। वहीं फिजाई आलूदगी से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी मशवरा दिया जा रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत पोल्यूशन। पोल्यूशन ऐसा है, समझो कि दम घुट रहा है, बिल्कुल आँखों में लग रहा है। इस वजह से बहुत परेशानी बढ़ती जा रही है। हाँ, पानी का छिड़काव जैसे इससे पहले भी किया गया था, माशाल्लाह केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छा किया था, उससे काफ़ी पॉल्यूशन कम हुआ था, परसेंटेज कम आई थी। हर साल होता है यही ड्रामा, OD1 होता कुछ नहीं है, समझे। पब्लिक मरती है, खांसी बुखार दुनिया भर की बीमारी हो रही है। नहीं, देखिए प्रदूषण तो हमेशा से ही नुकसान दे रहा है। प्रदूषण जितने भी जीव हैं, जानदार हैं, सबके लिए नुकसान दे रहा है। और हम कोशिश ये भी करेंगे सभी लोग के मास्क भी लगाएं, जिससे मास्क हमेशा यूज़ करें। देखिए उसमें अपने ही बचाव है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी को कोई सुध नहीं है। उनको करोड़ों रुपए खर्च करने हैं एडवर्टाइजमेंट में, दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए नहीं, सिर्फ अपनी चीजों का बखान करने के लिए, अपना चेहरा दोबारा लाने के लिए। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? पहली चीज हम सबको ये देखना है कि हम जितनी कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मैं मानता हूँ इस समय में कोरोना की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खतरनाक है। शायद हम अगर नॉन पोल्यूटिंग मेथड्स लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक साइकिल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इनका इस्तेमाल करें, शायद कुछ हम व्हीकुलर पोल्यूशन को कम कर सकेंगे। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सड़कों पर पानी का छिड़काव करें और लोग भी आसपास पानी का छिड़काव करें।
ताकि जो धूल हवा में जाती है उसका लेवल कम हो, और जैसा कि मैंने कहा कूड़ा करकट न जलाया जाए ताकि PM10 लेवल जो दिल्ली में और बढ़ रहा है उसमें कुछ कंट्रोल हो सके। आज से यूपी में स्कूल और मदारिस में ऊंची जमातों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। दारुल उलूम फिरंगी महल जिम्मेदार मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने तालीमी सरगर्मियों का जुज़वी तौर पर बहाल होने पर इत्मीनान का इजहार किया है और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अपील की है कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर संजीदगी से अमल दरामद किया जाना चाहिए। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि एक लंबे अरसे के बाद इस कोविड-19 के दौर में आज से मदरसे माशाल्लाह बाकायदा खुल गए हैं और अपने यहाँ भी दारुल उलूम फिरंगी महल में भी और तमाम मदारिस में जो भी ये कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, वो पूरी तरीके से फॉलो की जा रही है और बच्चे मास्क लगाकर ही अब क्लासेस में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइजेशन भी किया गया है और हालांकि अभी जाहिर की बात है बच्चे कम आए हैं, लेकिन जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे वैसे वैसे इंशाल्लाह बच्चों की तादाद में इजाफा होगा। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत की अशिया पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेज़न के साथ, जो दिन में सिर्फ 3 बार हिट डील का ऐलान करता है। Shop now on Amazon Great Indian Festival Sale, live now. उलमाए मुल्क और मिल्लत की तरक्की में कलीदी रोल अदा करने कोरोना वबा और दीगर मसाइल की वजह से लोग परेशान हैं। लिहाजा मस्जिदों के खतीबों और इमामों को चाहिए कि वो इस्लामी तालीमात की रोशनी में लोगों की परेशानी, मायूसी और बेचैनी को दूर करने की कोशिश करें। बंगलुरु में मजलिस उलमाए के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। इस मुल्क में चाहे हमारे खिलाफ फिज़ा बनाई जा रही हो और हालात मुकद्दर किए जा रहे हों, हमें हौसले से काम लेना है, मायूस नहीं होना है, मुश्तइल नहीं होना है, सब्र और हिकमत के साथ और ख़ुद एतमादी और खुदा एतमादी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे इन हालात में एक बात जो तमाम कोशिशों के लिए मरकज़ और महवर का काम देना चाहिए, वो हमारे दावत इल्लाह का काम है। और फिर मुख्तलिफ समाजी हलकों में जाते हुए आवाम से चूँकि इनका बड़े पैमाने पर रब्त ज़ब्त होता है, तो यहाँ वो कलीदी किरदार अदा करें, मिल्लत को मायूसी से बचाएं और मगरूबियत से बचाएं, तामीरी किरदार अदा करने पर उसको उभारें और फिर बिरादरान वतन तक जो है इस्लाम की खूबियों और तालीमात को निखार कर वो पेश करें और पूरी दुनिया इंसानियत तक इस्लाम के हक़ानियत का, उसकी सदाकत का पैगाम मुआम करें। इस मुसाबक़े में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत थे, उन मौज़ूआत में से मैंने एक मौज़ू का मुंतख़ब किया, वो उलमा किराम की ज़िम्मेदारी, उलमा किराम का किरदार मुआशरे को और समाज को सुधारने के लिए क्या होना चाहिए। उसके लिए हमने मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला किया, उससे जाकर जो खुलासा पेश किया, उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई उसमें। इसके ज़रिए से मुसाबका कराने वाले की तरफ से हमने 10,000 का इनाम अल्हम्दुलिल्लाह हासिल। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुसाबक़े में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ़ अनावीन दिए गए थे इसमें। मेरा जो उन्वान था कुरान मजीद का तसव्वुर इल्म था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस हवाले से चंद किताबों का मुताला भी किया और जो तकरीरी मुसाबक़े वीडियो रिकॉर्डिंग की जो पेशकश की गई थी उसको भी पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरा इनाम हासिल किया है और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुरान मजीद से ही हमारी दुनिया की और आखिरत की दोनों जगह की कामयाबी मुज़मर है और अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो कुरान मजीद को मजबूती से थामने की ज़रूरत है। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।